क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्हें कांग्रेस की नरम उदारवादी नीतियां पसंद नहीं आईं। इस कारण उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB नाम के एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भी उनका ही राष्ट्रीय उद्घोष था। इस उद्घोष के आह्वान पर भारत के लाखों करोड़ों नौजवान देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने तैयार हो गए और भारतीय सेना के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत खड़ी कर दी। इस बगावत से ब्रिटिश हुकूमत थर्रा उठी तथा अंग्रेज इस कदर बौखलाए कि वे अंततः भारत छोड़कर भाग गए। इस तरह क्रांति के इस वीर सिपाही ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उपनाम दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता अर्थात फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था। इसी तरह गांधी जी ने सुभाष को द प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स अर्थात देशभक्तों का राजकुमार कहकर सम्मान दिया था। ऐसे महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के नामी वकील थे और मां प्रभावती देवी अभिजात्य संस्कारों वाली सुशील महिला थीं। सुभाष के पिता ने कटक महापालिका में भी काफी लंबे समय तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। वे अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी प्रदान किया था। माता प्रभावती देवी ने 14 संतानों को जन्म दिया था, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनके 5वें पुत्र तथा 9वीं संतान थे। सुभाष के बड़े भाई शरद चंद्र बोस पिता की तरह वकील थे तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सुभाष का उनसे बहुत लगाव था। सुभाष उन्हें मेजदा कहा करते थे। सन 1909 में 12 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोटेस्टेंट स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करके कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। बेनी माधव दास इस स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनके व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1913 में कटक के रेवेनशॉ कॉलेज से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता भेज दिया, क्योंकि सुभाष ने उनकी बात मानना छोड़ दिया था। पिता जानकीनाथ ने सोचा कि कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज अनुशासन के मामले में नंबर 1 कॉलेज है। सुभाष वहां पढ़ेगा तो वह भी अनुशासन में रहना सीख जाएगा और अपनी मनमानी करना छोड़ देगा। लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी सुभाष के विचार नहीं बदले। अपनी जन्मभूमि कटक से कलकत्ता आकर सुभाष ने कलकत्ता शहर में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति बरता जाने वाला भेदभाव और अत्याचार देखा। वे नगर के अंदर भारतीय लोगों को अंग्रेजों से पिटता हुआ देखते। ट्रेन में, बस में अंग्रेज भारत के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करते थे। यह सब देखकर सुभाष का विद्रोही मन सोचता, ये देश हमारा है और हम भारतीयों के ऊपर ये विदेशी अंग्रेज लोग जुल्म ढा रहे हैं। ये हमारे साथ परायों जैसा बर्ताव करते हैं। ये बात सही थी कि अंग्रेज लोग भारतवासियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते थे। वे अपने घर के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देते थे जिस पर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, अर्थात कुत्ते और भारतीय अंदर नहीं आ सकते। यह बात मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए लिखी जाती थी। निम्न वर्ग के गरीब भारतीयों के साथ तो और भी बुरा बर्ताव किया जाता था। उनके हालात बहुत दयनीय थे। सुभाष देखते थे कि उन लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं है। दूसरी ओर अकाल और सूखा देश में पड़ता रहता था। गांव के किसानों की फसलें मारी जाती थीं, लेकिन सुविधा भोगी अंग्रेजों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। भारतीय भूमि स्वामी और जमींदार लोग भी उन्हीं अंग्रेजों की हां में हां मिलाते थे। अंग्रेजों के साथ वे भी भारतीयों को लूटने में शामिल रहते थे। गरीब भारतीयों को प्रताड़ित करना और देश को लूटना ही उनकी आदत हो गई थी।
पर सुभाष चंद्र बोस से यह सब अन्याय, अत्याचार और भेदभाव सहन नहीं होता था। वे अंग्रेजों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया करते थे और जब भी किसी भारतीय पर जुल्म होता देखते तो प्रबलता से अन्याय का विरोध करने लगते। जब कोई अंग्रेज उनके सामने अपनी अकड़ दिखाने लगता तो वे साहस के साथ बोलते, अपनी अकड़ को अपने पास ही रखो। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रतिभावान छात्र थे। उनकी प्रतिभा, विशिष्टता तथा योग्यताओं को देखते हुए एक दिन उनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने वाले अंग्रेज अध्यापक भारतीय छात्रों के साथ प्रायः भेदभाव का व्यवहार किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के टॉप स्टूडेंट थे, फिर भी भेदभाव की नीति के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ हाई अथॉरिटीज से अपील की। इसका परिणाम यह हुआ कि इस मामले की जांच के लिए मुखर्जी कमीशन बनाया गया। सुभाष को अथॉरिटीज के सामने अपनी बात कहने का जब अवसर दिया गया तो उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में भारतीय छात्रों के साथ बुरा बर्ताव और भेदभाव किया जाता है। जो छात्र अन्याय का विरोध करता है उसे मेरी तरह कॉलेज से निकाल दिया जाता है या उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। मुखर्जी कमीशन भी ब्रिटिश हुकूमत का और अंग्रेज हुक्मरानों का पक्षधर था। वो सारी बातें ध्यान से तो सुनता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के संबंध में यह फैसला लेता है कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तथा वापस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश न दिया जाए। यदि सुभाष कॉलेज प्रशासन के आगे झुक जाते और अपनी गलती मान लेते तो शायद सुभाष को वापस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश दे दिया जाता। लेकिन युवा राष्ट्रभक्त सुभाष को अन्याय, शोषण और अत्याचार के सामने झुकना तनिक भी स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि गलत के आगे कभी झुकना नहीं है और सही के आगे मुंह मोड़ना नहीं है। जब सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया तो वे अपने घर आ गए। उनके पिता तो उनकी विद्रोहात्मक गतिविधियों से पहले ही नाराज रहते थे। जब सुभाष घर आकर बैठ गए तो वे ताने देते हुए उनसे कहने लगे, तुमसे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकेगा, तुमसे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकेगा सुभाष। अपनी हरकतों के कारण तुमने हमारा सिर समाज के सामने शर्म से झुका दिया है। इसके बाद पिता ने उन्हें सलाह दी, यदि तुम अब भी अपने आप को काबिल और होशियार समझते हो तो तुम अपनी योग्यता सबके सामने सिद्ध करके दिखाओ। तुम इंग्लैंड जाकर आईसीएस परीक्षा की तैयारी करो। यदि तुम आईसीएस में सेलेक्ट हो गए तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे हो और तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए जीना आता है। युवक सुभाष ने अपने पिता की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि मैं पहले अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करूंगा, इसके बाद इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करूंगा तथा इस बड़ी परीक्षा में सफल होकर ही दिखाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बीए ऑनर्स की कक्षा में प्रवेश लिया और यह परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की। पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने इस परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेना कार्यालय में रंगरूट के रूप में भर्ती हो गए। यहां उन्होंने विधिपूर्वक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और सैन्य अनुशासन सीखा, जो आगे चलकर आजाद हिंद फौज के निर्माण में काम आया। सुभाष ने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए भी परीक्षा दी थी, लेकिन आंखों की कमजोरी की वजह से उन्हें सेना की नौकरी के अयोग्य घोषित कर दिया गया। आईसीएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। भारतीय छात्र होने के कारण उन्हें इस परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश न मिला, लेकिन किसी तरह वे मानसिक व नैतिक विज्ञान की ट्राइपास ऑनर्स की परीक्षा के अध्ययन हेतु प्रवेश पा गए। लंदन में उनके रहने और खाने की समस्या भी हल हो गई। इंग्लैंड में सुभाष चंद्र बोस ने भारत से अलग एक नया ही माहौल पाया। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में भी अंग्रेज रहते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति भारत से एकदम अलग है। यहाँ लोग भारतीयों को आदर देते हैं, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, वे उन्हें घृणा व तिरस्कार की निगाहों से नहीं देखते। इंग्लैंड में रहते हुए सुभाष सोचा करते थे कि यहाँ पढ़ने को किताबें भारतीय छात्रों को आसानी से मिल जाती हैं। आराम से कोई भी भारतीय किसी भी किताब को खरीद सकता है। यहाँ भारत के लोगों को दबाया या डराया नहीं जाता, बल्कि भारत में यह सब किया जाता है। हमारे देश में लोग डर कर दब कर रहते हैं, इसलिए उन्हें डराया और दबाया जाता है। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज शहर के फिट्ज विलियम कॉलेज में उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया।
उन्होंने 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में ही पढ़कर समाप्त कर ली और जब इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे तो चौथे स्थान पर रहकर उन्होंने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। इस तरह सिविल सर्विस के लिए उनका चयन हो गया। पराधीनता के उस दौर में किसी भारतीय व्यक्ति के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना बहुत ही कठिन, दुष्कर और लगभग असंभव सा कार्य माना जाता था। उस जमाने में आईसीएस अफसर मालिक की तरह माने जाते थे। अंग्रेज वायसराय यही सर्वोच्च परीक्षा पास करके भारत आते थे और वायसराय के रूप में भारत का प्रशासन संभालते थे। और सन 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके सिविल ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन सुभाष का इरादा प्रशासनिक अधिकारी बनकर अंग्रेजों की लूट खसोट और भ्रष्टाचार पूर्ण नीतियों में उनका मददगार या सहारा बनना नहीं था। वे जानते थे कि भारत में आईसीएस पास किए हुए बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के इशारों पर ही भारतीयों पर अन्याय और अत्याचार होते आए हैं। इन आईसीएस अधिकारियों ने मिलकर मेरा देश लूटा है, इसलिए मैं कभी यह पद या नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर सुभाष चंद्र बोस ने साल 1921 में अपने आईसीएस ऑफिसर के पद से त्याग पत्र दे दिया और इंग्लैंड से वापस अपने भारत लौट आए। भारत के लिए रवाना होने से पहले सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक लंबा चौड़ा 10-15 पेज का पत्र लिखते हैं। वे पत्र में अपने बड़े भाई को साफ साफ लिखते हैं कि मुझे आईसीएस अफसर बनकर अंग्रेजों की लूट खसोट में शामिल नहीं होना है, मुझे तो केवल अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। जब सुभाष ने आईसीएस की नौकरी को लात मारी तो कई अंग्रेजों ने उनकी आलोचना कर उन्हें पागल और सिरफिरा कहा। ऐसे लोगों से सुभाष का यह कहना था कि तुम अंग्रेजों ने मेरे देश को लूटकर गरीब बना डाला है, अब मैं इसे फिर से उन्नति के पुराने शिखर पर ले जाऊंगा। सुभाष ने राष्ट्रहित के लिए अपने जीवन से समझौता कर आईसीएस जैसा सर्वोच्च प्रशासनिक पद ठुकरा दिया। उनका मानना था कि सैनिक अपने देश के वफादार होते हैं, वे राष्ट्रहित के लिए अपनी जिंदगी से भी समझौता कर लेते हैं। जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी ठुकराई तो यह खबर इंग्लैंड से लेकर भारत तक तेजी से आग की तरह फैल गई। भारतवासियों ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को एक योग्य और चुनौतीपूर्ण नौजवान के रूप में जाना। सुभाष के पिता और उनके बड़े भाई ने सुभाष को पत्रों के जरिए काफी समझाया कि आईसीएस की नौकरी बड़े भाग्य और मुश्किल से किसी को मिलती है। इस नौकरी को पाकर आदमी का भाग्य बदल जाता है, उसका सारा जीवन बदल जाता है। तुम ऐसी महत्वपूर्ण सम्मानजनक ऊंची नौकरी को कभी मत छोड़ना। लेकिन सुभाष ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने पत्र में अपने बड़े भाई और पिता को लिखा कि मेरा जन्म देश की सेवा करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए हुआ है, आईसीएस अफसर बनकर भारतीयों को लूटने के लिए नहीं। जब सुभाष पानी के जहाज से चलकर कई दिन बाद मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचे तो जनता उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ी। लोग उन्हें देखकर कहने लगे, ये वही नौजवान है जिसने देश की सेवा के लिए आईसीएस की नौकरी को लात मार दी और अपने देश वापस चला आया। उसने मखमल जैसी सुख भरी जिंदगी को छोड़कर कांटों से भरा जीवन चुना है। मुंबई बंदरगाह पर लोगों की भीड़ देखकर सुभाष चंद्र बोस सोचने लगे कि जब मेरे आईसीएस की नौकरी को लात मारने पर मेरे पास इतने लोगों की भीड़ आ जुटी है तो मैं मेहनत करके पूरे देश के लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकता हूं। सुभाष महान सोच वाले तथा व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। भारत लौटकर वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। वे राजनीति से जुड़कर देश तथा देशवासियों का हित करने के विषय में विचार करने लगे। उन्हें बंगाल स्टेट का सेक्रेटरी चुन लिया गया। सुभाष अपने विचारों से देश के लोगों को अवगत कराने के लिए फॉरवर्ड नाम का एक पत्र निकालते हैं। वे गांधी जी से मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे देशबंधु चित्तरंजन दास का साथ दें। दिसंबर सन 1921 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए। उस समय वे प्रिंस वेल्स के भारत दौरे का विरोध कर रहे थे। सन 1923 में केवल 26 वर्ष की उम्र में ही नवयुवक सुभाष ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। सन 1924 में देशबंधु चित्तरंजन दास जब कलकत्ता के इलेक्टेड मेयर बने तो सुभाष चंद्र बोस को उनका सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। लेकिन इस पद पर रहते हुए भी नेताजी सुभाष ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा।
चूंकि वे अपने भाषणों में अंग्रेजों की शोषण और अत्याचारपूर्ण नीति के खिलाफ बोलते थे, इसलिए अंग्रेजों ने परेशान होकर उन्हें फिर से गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। इस बार गिरफ्तार होकर सुभाष 2 साल के लिए जेल गए। उनको अब की बार म्यांमार की जेल में रखा गया। सन 1927 ईस्वी तक 2 वर्ष वे उस जेल में रहे। जेल में कुपोषण की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हुई। टीबी तब एक जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। बीमारी का हवाला देकर सुभाष को जेल से रिहा कर दिया गया और वे म्यांमार की जेल से छूटकर वापस बंगाल आ गए। बंगाल वापस आकर सुभाष चंद्र बोस अपने प्रेरणा स्रोत चित्तरंजन दास के निधन का जब समाचार सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। वे बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए जाते हैं। सन 1930 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोपीय देश के हालात का अध्ययन करने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और द इंडियन स्ट्रगल नामक एक किताब लिखते हैं। इस किताब में वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की बातें बताते हैं। 20 जुलाई 1921 को सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी। जब सुभाष आईसीएस की नौकरी को ठुकराकर भारत आए थे तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। उनकी सलाह मानकर सुभाष मुंबई आए और मणिभवन में गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उन्हें कलकत्ता जाकर देशबंधु चित्तरंजन दास जी के साथ काम करने का परामर्श दिया और सुभाष उनकी बात मानकर कलकत्ता आकर दास बाबू से मिले। तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चला रखा था। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी उनके इस आंदोलन में सहभागी बन गए, लेकिन 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने उस आंदोलन को रोक दिया। इस वजह से चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के भीतर एक नई स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। देशबंधु चित्तरंजन दास सिस्टम में रहकर ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहते थे और भारतीयों को जागृत करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी स्वराज्य पार्टी की तरफ से कलकत्ता महानगर पालिका का चुनाव लड़ा और कलकत्ता के मेयर यानी महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का सीईओ अर्थात प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कलकत्ता महापालिका का पूरा ढांचा और कार्य करने का तरीका ही बदल डाला। उन्होंने कलकत्ता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम रख दिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवार वालों को उन्होंने महापालिका में नौकरी दिलाने का आदेश निकाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने युवकों की इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। तब कांग्रेस ने कमीशन के लोगों को काले झंडे दिखाकर कमीशन के प्रति विरोध प्रकट किया। कलकत्ता शहर के अंदर नेताजी सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यों वाले आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस को भी आयोग का सदस्य बनाया गया था। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट अंग्रेज हुकूमत को सौंपी। सन 1928 में कलकत्ता के अंदर जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो मोतीलाल नेहरू को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी ने इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता के लिए डोमियन स्टेटस मांगने का इरादा अंग्रेज सरकार से कर लिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ गए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का समय दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज हुकूमत हमारी यह मांग पूरी नहीं करेगी तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य मांगेगी। लेकिन जब अंग्रेजों ने कांग्रेस की डोमिनियन स्टेट की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस ने 1930 के वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह तय किया कि 26 जनवरी का दिन कांग्रेस देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी। 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराकर एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व किया। तभी वहां पुलिस आधम की और मोर्चा निकाल रहे लोगों पर लाठियां बरसाने लगी। सुभाष चंद्र बोस पुलिस की लाठियों से घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
जिस समय सुभाष जेल के अंदर थे, तब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत से समझौता कर सुभाष सहित सभी कैदियों को आजाद करवा लिया। लेकिन अंग्रेज सरकार भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों को रिहा करने पर तैयार नहीं हुई। सुभाष चाहते थे कि भगत सिंह को जेल से रिहा कराने के लिए गांधी जी सरकार से बात करें और अंग्रेज सरकार से किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अंग्रेजों को दिया गया अपना वचन तोड़ने पर राजी नहीं हुए। अंततः जब भगत सिंह को जेल में फांसी दे दी गई तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी और कांग्रेस के नरम रवैये से नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को जेल की सजा पाई। वे 6 महीने तक जेल में रहे। सन 1925 में गोपीनाथ साहा नाम का एक क्रांतिकारी युवक कलकत्ता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को जान से मार डालना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक अंग्रेज व्यापारी को चार्ल्स समझकर मार डाला। इसके लिए अंग्रेज अदालत में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा को फांसी दी गई तो सुभाष उसकी मृत्यु पर फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगवाकर विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। एक बार म्यांमार की मांडले जेल में सुभाष अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। मांडले जेल में सुभाष ने देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु की खबर रेडियो पर सुनी। इस खबर का उनके स्वास्थ्य पर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे कमजोर और बीमार रहने लगे। उन्हें जेल में तपेदिक यानी टीबी हो गई। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर रोग की वजह से सुभाष को रिहा कर दिया जाएगा तो ये जेल से बाहर आकर हुकूमत के विरुद्ध काम करेंगे। सरकार इस शर्त पर उन्हें रिहा करने को राजी हुई कि रिहा होने के बाद वे भारत की बजाय यूरोप जाकर रहेंगे। सुभाष ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब सुभाष की हालत ज्यादा खराब हो गई तो उनके जेल में मरने के डर से सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए। सन 1930 में जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तो उन्हें कलकत्ता का महापौर चुना गया। तब भी सरकार को महापौर बन जाने के कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। सन 1932 में सुभाष को फिर पकड़ा गया और अल्मोड़ा की जेल में रखा गया। इस जेल में फिर से उनकी तबीयत खराब हुई। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें यूरोप जाने की सलाह दी। स्वास्थ्य लाभ के लिए सुभाष चंद्र बोस 1933 में यूरोप गए और 3 साल यूरोप में ही रहे। यहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले। मुसोलिनी ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने का वचन दिया। जब वे आयरलैंड गए तो वहां के बड़े नेता डी वाल्श उनके अच्छे मित्र बन गए। जब सुभाष यूरोप में थे तब लॉजेन स्विट्जरलैंड में जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हो गया। सुभाष जी ने स्विट्जरलैंड जाकर नेहरू को सांत्वना दी। यूरोप में सुभाष विट्ठल भाई पटेल से मिले। जब पटेल बीमार हुए तो सुभाष ने उनके पास रहकर उनकी बहुत सेवा की, लेकिन पटेल जी को मौत के हाथों से बचाया नहीं जा सका। विट्ठल भाई पटेल ने जीवित रहते अपनी सारी संपत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सुभाष ने उनकी संपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस संपत्ति को हासिल करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने अदालत में मुकदमा चलाया और मुकदमा जीतने पर अपने भाई की सारी संपत्ति हरिजन सेवा कार्यों के लिए अर्पित कर दी। सन 1934 में जब सुभाष यूरोप में थे तो उनको अपने पिता के मरणासन्न होने की खबर मिली। तब शीघ्र ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कलकत्ता शहर स्थित अपने घर लौट आए। उनके कलकत्ता आने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। जब पुलिस को उनके कलकत्ता आने का पता चला तो सुभाष को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन्हें कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया गया। सन 1934 में सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में रहकर जब अपना इलाज करवा रहे थे तो वहां उन्हें पुस्तक लिखने के लिए एक ऐसे टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई जो अंग्रेजी में टाइप करना जानता हो। वहां उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की एक युवती से उनका परिचय कराया। वो युवती ऑस्ट्रिया की निवासी थी। एमिली के पिता प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष इस महिला की ओर आकर्षित हुए और दोनों के बीच स्वाभाविक प्रेम हो गया। उस समय वहां नाजी जर्मनी का सख्त कानून लागू था। इस वजह से दोनों ने 1937 में बॉट गस्टिन नामक स्थान पर हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कर लिया। वियना ऑस्ट्रिया में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। जब वह बच्ची 4 सप्ताह की थी तब सुभाष ने उसे पहली बार देखा
और अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। सन 1938 में जब हरिपुर के अंदर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो महात्मा गांधी ने सुभाष को इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। अपने कांग्रेस अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू को इस योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। बंगलौर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष ने एक विज्ञान परिषद की भी स्थापना की। सन 1939 में जब त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सुभाष बाबू को अधिवेशन के दौरान तेज बुखार चढ़ा और वे इतने बीमार हो गए कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। जब सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी का गठन किया तो कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। कलकत्ता का हॉलवेट स्तंभ जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की यूथ ब्रिगेड ने वहां जाकर एक ही रात में वो स्तंभ गिराकर मिट्टी में मिला दिया। नेताजी के स्वयंसेवक इस स्तंभ की एक एक ईंट उखाड़ कर ले गए। इस कार्य के जरिए सुभाष ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि जैसे हमने यह स्तंभ धूल में मिलाया है वैसे ही हम ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन अंग्रेज हुकूमत भी फॉरवर्ड ब्लॉक की इस कार्रवाई के बाद चुप न बैठी रही। उसने पुलिस भेजकर इस दल के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के जेल में बंद नेताओं को रिहा करवाने के लिए सुभाष ने जेल के भीतर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल में भूख हड़ताल के कारण जब सुभाष की हालत खराब होने लगी तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन सरकार ने उन्हें घर में ही नजरबंद करके उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया। सन 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे तब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। उनकी यह कार्रवाई कांग्रेस के कुछ नरम दल सदस्यों की सोच के विपरीत थी। उन्होंने अंग्रेजों से खुलकर कहा कि तुम हमारा भारत छोड़ो वरना हम भारतीय जन तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और तुम्हें यह देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से शीघ्र ही पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। इसी तरह गांधी जी भी देश की आजादी चाहते थे, लेकिन गांधी जी को आजादी प्राप्त करने का अहिंसात्मक रवैया प्रिय था। सन 1939 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के सदस्यों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गया। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस का हिंसात्मक रवैया अच्छा नहीं लगता था। उन्हें सुभाष का कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहना ठीक न लगा। कांग्रेस को वे पूर्ण अहिंसक पार्टी बनाने के पक्ष में थे, इसलिए चाहते थे कि सुभाष बाबू की जगह कोई और अध्यक्ष पद को ग्रहण करे। रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बनता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने अपने मित्र तुल्य गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि सुभाष को फिर से अध्यक्ष बनने दिया जाए। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने अपनी ओर से पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में उतारा। गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सबसे कह दिया था कि सीतारामैया की जीत मेरी जीत होगी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सीतारामैया को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें केवल 1375 ही मत मिले, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 1580 वोट हासिल किए। इस तरह के चुनाव परिणाम से गांधी जी बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। गांधी जी की इस बात से सुभाष को दुख हुआ। उन्होंने समझ लिया कि गांधी जी को मेरा अध्यक्ष बनना पसंद नहीं है। सुभाष स्वयं को गांधी जी का शिष्य मानते थे। वे नहीं चाहते थे कि मेरी किसी बात से बापू को किसी प्रकार का दुख, कष्ट या तकलीफ पहुंचे। यही कारण था कि बहुत सोच विचार कर उन्होंने अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र लिखा और उसे गांधी जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक रख दिया। उन्होंने गांधी जी से कहा, बापू, हमारे रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। जब सुभाष कांग्रेस से बाहर आ गए तो ब्रिटिश सरकार और पुलिस उन्हें बार बार परेशान करने लगी। पुलिस ने कई बार सुभाष को जेल में डाला, लेकिन सुभाष अब ज्यादा वर्षों तक जेल में कैद नहीं रह पाए। जब सुभाष जेल में होते तो कांग्रेस उन्हें जेल से मुक्त कराने की कोई भी कोशिश नहीं करती थी।
जब कांग्रेस के दक्षिणपंथी तथा वामपंथी दल के सदस्यों के बीच मतभेद हो गया और कांग्रेस सदस्यों को चिंता होने लगी कि कांग्रेस कहीं दो धड़ों में टूटकर न बिखर जाए, अगर कांग्रेस बंट गई तो स्वतंत्रता का आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के पक्ष में नहीं थे। उनकी नजर में सुभाष अधिक कट्टर वामपंथी थे। सुभाष की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी सुभाष के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस के कई वामपंथी सदस्य गांधी जी को समर्थन देने लगे थे। सुभाष की वर्किंग कमेटी के कई सदस्यों ने गांधी जी के पक्ष में अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसलिए मजबूर होकर सुभाष को अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र देना पड़ा। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी समिति महात्मा गांधी के प्रति वफादार थी। इस समिति ने मिलकर यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य स्वयं अपनी मर्जी से सत्याग्रह आरंभ नहीं कर सकेगा। इसके लिए उन्हें वर्किंग कमेटी की अनुमति लेनी होगी। सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का विरोध किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें बंगाल कांग्रेस के पद से हटा दिया गया। सुभाष को अगले 3 साल तक कांग्रेस के किसी भी पद को ग्रहण करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस बात का बुरा मानने की बजाय सुभाष ने कहा, मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। अपने निर्णय और कार्यों को लेकर सुभाष प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि मेरे मन में इस बात पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि हम वामपंथी जिस कार्य को लेकर चले हैं वह एक न्यायपूर्ण कार्य है। कांग्रेस से अलग होने के बाद 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनकी विचारधारा गांधी जी से कुछ अलग थी। उनका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देकर गलती की। दूसरे विश्व युद्ध में हमें वह गलती नहीं करनी चाहिए। हमें ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं थी। उन्होंने सुभाष से कहा, सुभाष, तुम मेरे बिगड़े हुए बेटे हो। अगर तुम्हारे तौर तरीकों से देश को आजादी मिलती है तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हिंसात्मक विचारधारा पसंद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा, बापू, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इस बार भी आप जो अहिंसात्मक नीतियां अपना रहे हैं उनसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अंग्रेज कभी भी दया या भीख में हमको आजादी नहीं देंगे। हमें तो अपनी आजादी उनसे लड़कर या छीनकर हासिल करनी होगी। हमें अपनी आजादी पाने के लिए विद्रोह करना होगा, युद्ध करना होगा। ये धरती खून मांग रही है। लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस की बात से सहमत नहीं हुए। सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार उन्हें 11 बार गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। जेल में उनकी तबीयत खराब हुई और बीमारी की वजह से यह कहकर उन्हें कुछ समय के लिए रिहा कर दिया गया कि जब उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा तो उन्हें फिर से गिरफ्तार करके जेल में लाया जाएगा। जेल से छूटकर सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता शहर में अपने घर पर आए और उसी रात उन्होंने भारत से बाहर जाने का निर्णय ले लिया। वे ब्रिटिश हुकूमत को कड़ी टक्कर देने के लिए विश्व समुदाय से मदद लेना चाहते थे तथा अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी सशक्त फौज खड़ी करना चाहते थे। सुभाष का इरादा अंग्रेजों को युद्ध में हराकर हथियारों के बल से उन्हें हमेशा के लिए भारत से बाहर खदेड़ देने का था। लेकिन इसके लिए वे संसार के देशों से मित्रता करके उनकी सहायता और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझते थे। अपने भाई शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर की मदद से सुभाष चंद्र बोस रात को 1:15 बजे चुपचाप अपने घर से निकल गए। भागने के लिए उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन नामक पठान का वेश धारण किया। भाई ने उन्हें सेडान कार उपलब्ध कराई। यद्यपि खुफिया पुलिस के लोग उनके घर के बाहर उनकी हरकतों पर नजर रख रहे थे तथा उनकी नजरों से बचकर भाग पाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन सुभाष तरह तरह के वेश धारण करने में और पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। पुलिस को चकमा देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने एक पठान का वेश धारण किया और अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन रखा। उनके बड़े भाई के बेटे शिशिर बोस ने उनके लिए एक कार उपलब्ध करवाई। इस कार में बैठकर सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता शहर से बहुत दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले में पहुंच गए।
वहां गोमोह रेलवे स्टेशन पर उन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ी और पेशावर जा पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहयोगी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के नेता भगत राम तलवार से कराई। भगत राम के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के एक पठान बने और सुभाष उनके भतीजे बने। इन दोनों ने पहाड़ी इलाका पैदल चलकर पार किया और काबुल पहुंचे। काबुल में सुभाष उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर पर रहे। उन्होंने रूसी दूतावास में जाना चाहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वे जर्मनी और इटली के दूतावासों में जाने की कोशिश करने लगे और सफल हुए। इन दूतावासों ने सुभाष बोस की मदद की। अब सुभाष इटालियन व्यक्ति की पोशाक में सजे और उन्होंने अपना नाम ऑरलैंडो मेजोंटा रख लिया। इस तरह नए नाम और वेशभूषा में सुभाष चंद्र बोस काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। जोसेफ स्टालिन रूस का माना हुआ तानाशाह शासक था। सुभाष चंद्र बोस उससे कहते हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आजादी चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। जोसेफ स्टालिन सुभाष बाबू को अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता तो उपलब्ध नहीं करा पाता, लेकिन वह उन्हें मदद का आश्वासन जरूर देता है और सुभाष को जर्मनी जाने के लिए जर्मनी की मुद्रा राइस्मार्क उपलब्ध करा देता है। वो कहता है कि जर्मनी का शासक हिटलर अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन है, उसके डर से अंग्रेज कौम थर थर कांपती है। तुम जर्मनी जाओ, हिटलर तुम्हारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ में रशिया देश जर्मनी के साथ था। रशिया की आर्थिक मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी देश पहुंचते हैं। वहां के हिटलर से मिलने के लिए उसके निवास पर जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की निर्णय क्षमता का हिटलर पर बड़ा गहरा असर पड़ा। वो सोचने लगा कि आदमी की परख करने वाला ऐसी विलक्षण क्षमता का धनी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। हिटलर नेताजी सुभाष के चुंबकीय व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सुभाष के कहने पर भारत के 4000 युद्धबंदी सैनिकों को आजाद कर दिया। ये सभी सिपाही भारतीय थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर इन सैनिकों को अपनी फौज में शामिल कर लिया। जर्मनी देश भारत से हजारों कोस दूर था, इसलिए जर्मनी की नाजी फौजों का भारत आकर अंग्रेज सेना से लड़ना बड़ा मुश्किल था। हिटलर सुभाष जी की मदद करना चाहता था, लेकिन भारत और जर्मनी के बीच की दूरी इस कार्य में बड़ी अवरोधक थी। फिर भी हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को अपनी यथासंभव सहायता करने का वचन दिया। हिटलर ने सुभाष से कहा कि जापान हमारा मित्र है और वो भारत के ज्यादा पास भी है, इसलिए आप जापान चले जाइए, वो आपकी सार्थक मदद अवश्य करेगा। जापान जाकर आप अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत सेना बनाइए। जापान इस कार्य में आपकी पूरी मदद करेगा। वो आपके सैनिकों को उचित सैन्य प्रशिक्षण देगा। मैं आपको जापान भेजने का सारा प्रबंध कर दूंगा। सुभाष को जापान देश पहुंचाने के लिए जर्मनी ने नौसेना की एक पनडुब्बी की व्यवस्था की। जापान पहुंचने में इस पनडुब्बी को 90 दिन लगते थे। ये पनडुब्बी पानी की सतह के भीतर और सतह के बाहर भी यात्रा कर सकती थी। इस पनडुब्बी में बैठकर सुभाष सुमात्रा द्वीप पहुंचे। आजकल सुमात्रा इंडोनेशिया देश का एक प्रायः द्वीप या आइलैंड है। जापान ने उस समय सुमात्रा को जीत लिया था तथा उस पर जापान का ही कब्जा था। सुमात्रा से सुभाष चंद्र बोस वायुयान में बैठकर जापान के टोक्यो शहर पहुंचे। उस समय जापान एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था और यह बात सुभाष जी को पता थी। वे टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से मिले और उससे कहा कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, वहां अंग्रेज क्यों शासन कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो उनकी बात से सहमत और प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस बात की घोषणा कर दी कि हम सुभाष चंद्र बोस की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम भारत की आजादी की लड़ाई में उसके साथ खड़े रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस को यह बात मालूम थी कि जापान का सिंगापुर के साथ झगड़ा चल रहा है। सिंगापुर को अपने कब्जे में करने के लिए जापान सिंगापुर पर लगातार हमले कर रहा था। सिंगापुर में अंग्रेजों की फौज के 85,000 सैनिकों में 45,000 भारतीय थे। सुभाष ने जापान की सेना से कहा कि हम भी भगवान को मानते हैं और हमारे यहां भी भगवान की पूजा की जाती है। इस दृष्टि से हम भाई भाई हुए।
जब तुम सिंगापुर पर बम गिराओ तो बम के साथ वहां पर्चे भी फेंकना और उन पर्चों पर भारतीय सैनिकों के लिए हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में लिखना कि तुम भारतीय सैनिक कब तक अंग्रेजों के पक्ष में गुलामों की तरह लड़ते रहोगे। जब सुभाष जी के कहने पर जापानी सैनिकों ने लड़ाकू विमानों से इस प्रकार के पर्चे सिंगापुर में गिराए तो सिंगापुर में अंग्रेजों के पक्ष में लड़ रहे भारतीय सैनिकों का स्वाभिमान जागृत हो उठा। इस तरह के पर्चे पढ़कर भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरह सुभाष को जापान के अंदर अपने मकसद में कामयाबी मिली। जल्दी ही सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया। इस कामयाबी के कारण जापान के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस से प्रसन्न थे। उन्होंने सिंगापुर में 45,000 भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करवा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने रिहा किए गए इन भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया और 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने अपनी सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली आदि देशों ने मान्यता दी थी। जापान ने अपने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष ने अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखा। जापानी सेना के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर सिंगापुर से बर्मा की ओर चले और रंगून पहुंचे। इसके बाद उनकी सेना थल मार्ग से होती हुई भारत की ओर बढ़ी और 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। वहां उसने ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना के साथ जमकर युद्ध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को जय हिंद का नारा दिया। सिंगापुर और रंगून में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा व पलेल आदि भारतीय प्रदेश अंग्रेजों से आजाद करा लिए। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने गांधी जी से कहा कि ब्रिटिश हुकूमत भारत की स्वतंत्रता की मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना होगा। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के लिए हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इस भाषण में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। सुभाष ने अपनी आजाद हिंद फौज की ब्रिगेडों के नाम महात्मा गांधी ब्रिगेड तथा जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड आदि रखे थे। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से जून 1944 के बीच सुभाष की आजाद हिंद फौज की महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आदि तीनों ब्रिगेडों ने जापानी सेना के साथ भारत की पूर्वी सीमा और बर्मा से युद्ध लड़ा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलटकर जर्मनी और जापान की बजाय अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। जर्मनी ने अपनी हार मान ली और जापान को भी अपने घुटने टेक देने पड़े। विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराए तो जापानी लोग युद्ध से पीछे हट गए। जापान ने पहले सुभाष और उनकी सेना को सैन्य समर्थन दिया था, लेकिन परमाणु हमला होने के बाद वो समर्थन उन्होंने वापस ले लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से पहली बार महिलाओं की एक बटालियन अपनी आजाद हिंद फौज में बनाई थी। जिस समय अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, उस समय सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। एक हफ्ते बाद 16 अगस्त 1945 को वे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक में नेताजी की आजाद हिंद फौज का मुख्यालय भी था। बैंकॉक में सुभाष जापान सरकार के प्रतिनिधि से मिले।
उन्होंने सुभाष को बताया कि आपके आजाद हिंद फौज के लिए जापान सरकार का अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। जापान ने पहले सुभाष की खूब सैनिक मदद की थी, लेकिन परमाणु हमले के बाद वो परास्त हो चुका था। भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने की आगे की रणनीति अब सुभाष को अकेले ही तय करनी थी। बैंकॉक में जापानी सरकार के प्रतिनिधि के साथ हुई निराशाजनक बातचीत के बाद नेताजी पूरी रात सो नहीं सके। अगले दिन 17 अगस्त 1945 को वे इंडियन नेशनल आर्मी INA अर्थात आजाद हिंद फौज के विमान में बैठकर बैंकॉक से रवाना हुए और वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिन्ह पहुंचे। वे दोपहर के समय इस शहर के सुनसान हवाई अड्डे पर उतरे। विमान से उनके साथ A अय्यर, कर्नल प्रीतम सिंह देवनाथ, गुजराल सिंह रहमान और आबिद हसन अफसर भी थे। वहां पर जापानी मेजर जनरल सबूरो आई सोदा का वायुयान भी उतरा था। सुभाष चंद्र बोस को हो ची मिन्ह शहर के उस हवाई अड्डे पर कहा गया कि अब आपको INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का हवाई जहाज छोड़ देना है। आगे का सफर आपको जापान के फाइटर प्लेन में अकेले तय करना है। सुभाष इस बात से राजी हो गए, परंतु उनके साथी उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। बोस ने जापानी सैन्य अधिकारियों से बात की और उन्हें अपने साथ एक साथी को ले जाने के लिए मना लिया। बोस ने कर्नल हबीबुर रहमान से कहा, कर्नल, आपको मेरे साथ आना है। कर्नल रहमान सुभाष के साथ जाने को तैयार हो गए। शाम के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नल हबीबुर रहमान जापानियों के लड़ाकू विमान में चढ़े। उनके साथ आए साथी अफसर उनको विदा करने लड़ाकू विमान तक आए। इसके बाद उस फाइटर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। कहा जाता है कि हो ची मिन्ह शहर से उड़ान भरता हुआ यह जापानी लड़ाकू विमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर शाम के 7 बजे वियतनाम के एक शहर तरा विन्न में उतरा। वहां सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी हबीबुर रहमान ने रात गुजारी। अगली सुबह दोनों हवाई जहाज में बैठकर ताइवान के लिए रवाना हुए। दोपहर 2 बजे वे ताइवान के ताइपेई शहर में पहुंचे। वहां उन्होंने नाश्ता किया। इसके बाद उनका फाइटर प्लेन हवाई पट्टी पर दौड़ने लगा और उड़ान भरने को हुआ। अभी फाइटर प्लेन रनवे से ऊपर उठकर जमीन से 30-35 मीटर की ऊंचाई पर ही पहुंचा था कि उस लड़ाकू विमान में एक जोर का धमाका हुआ। जापानी KI-21 फाइटर प्लेन, जो कि 10,500 किलोग्राम वजन का था, बड़े धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। इस विमान पर बैठे जापानी लेफ्टिनेंट जनरल के प्राण धमाके के साथ ही चले गए। कुछ लोग जख्मी हालत में विमान के मलबे से बाहर निकले। कर्नल हबीबुर रहमान का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इस फाइटर प्लेन में ईंधन फैल जाने के कारण आग लग गई थी। प्लेन का ईंधन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीट के आगे की सीट तक फैल गया था। इस वजह से नेताजी की सीट ने आग पकड़ ली और नेताजी आग में जलने लगे। तब कर्नल हबीबुर रहमान चिल्लाए, नेताजी जल्दी बाहर निकलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नल हबीबुर रहमान जख्मी और जली हालत में एक साथ हिम्मत करके विमान के मलबे से बाहर निकले। अब तक सुभाष चंद्र बोस के कपड़े और उनके शरीर के अधिकांश हिस्से जल चुके थे। 10 से 12 मिनट के भीतर ताइपेई एयरपोर्ट की बचाव टीम वहां पहुंची। विमान में मृतक तथा घायल हुए लोगों को मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। इनमें सुभाष चंद्र बोस और हबीबुर रहमान भी थे। मिलिट्री हॉस्पिटल में जापानी डॉक्टर तेनाई एस ने सुभाष को बचाने के बहुतेरे प्रयत्न किए, लेकिन सुभाष जी के शरीर का अधिकांश हिस्सा जल जाने के कारण मां भारती के इस प्यारे सपूत ने जय हिंद कहकर अपने प्राण त्याग दिए। कर्नल हबीबुर रहमान अभी जीवित थे। उनका शरीर कम जला था। अगले दिन 19 अगस्त 1945 को जब उनका स्वास्थ्य कुछ सुधरा तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखकर कहा, नेताजी के पार्थिव शरीर को सिंगापुर ले जाया जाए। लेकिन जापानी वायुसेना के अफसरों के पास उस समय कोई दूसरा विमान उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने जख्मी हो चुके हबीबुर रहमान से क्षमा मांगी। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर सुनकर ताइपेई शहर के कुछ पत्रकार और मीडिया कर्मी वहां आए। वे आजाद हिंद फौज
आईएनए के संस्थापक और सर्वे सर्वा सुभाष चंद्र बोस की फोटो लेना चाहते थे। बोस की मृत्यु हुई है इसके सबूत के रूप में वे कुछ तस्वीरें खींचना चाहते थे, लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान ने बोस की तस्वीरें खींचने से साफ मना कर दिया। वे फोटोग्राफर्स और मीडिया कर्मियों से बोले, मैं आपको उनके जले हुए चेहरे की तस्वीर नहीं लेने दूंगा। यह हमारे सेना कमांडर के शव की गरिमा का प्रश्न है। बताया जाता है कि ताइवान के उस ताइपेई शहर में उसी रात बहुत देर से रात्रि में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन सुबह कर्नल रहमान वापस श्मशान भूमि गए और सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को कलश में रखा। बोस की मौत के कुछ साल बाद नेपाल से भगवान जी साधु नाम के एक विरक्त संत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर आकर बसे। इटावा के राजनेता सुरेंद्र सिंह चौधरी के अलावा इन साधु बाबा को कोई नहीं जानता था। एक दिन साधु भगवान जी को 4 नए चश्मे बनाने की तत्काल आवश्यकता पड़ी। वे चश्मे की दुकान पर गए और चश्मा पहनकर अपने आप को देखने के लिए अपने चेहरे पर ढकी पगड़ी को इधर उधर ऊपर नीचे उठाया। तभी वहां खड़ा व्यक्ति उन्हें देखकर चिल्लाया, नेताजी। वहां कुछ और लोगों ने भी यह बात सुनी और उन साधु महाराज को श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम करने लगे। तभी साधु भगवान जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह चुपचाप वहां से वापस निकल गए। इस घटना के बाद उन साधु महाराज भगवान जी को गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। सन 1962 में गुमनामी बाबा की मुलाकात पवित्र राय से हुई। राय ने बताया कि मैं जब गुमनामी बाबा से मिला तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल ने गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की पुष्टि की थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट बी लाल ने गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजी तथा बंगाली हैंडराइटिंग के 460 फोटोग्राफों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और बताया कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक ही व्यक्ति हैं। 17 सितंबर 1985 के दिन गुमनामी बाबा का फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रैन बसेरा में निधन हो गया और उनके साथ ही उनके अनेक रहस्य हमेशा हमेशा के लिए रहस्य ही रह गए। सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने नेताजी के 3 सहयोगी साथियों शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लों तथा पी के सहगल को पकड़कर कैद कर लिया। इन पर जुल्म और अत्याचार किए गए, किंतु इन देशभक्तों ने यही कहा कि आजाद हिंद फौज के लिए लड़कर हमने ठीक ही किया। एक तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, दूसरे आजाद हिंद फौज के सैनिकों की गिरफ्तारी और उन पर किए गए जुल्म के कारण भारतवासियों का क्रोध अंग्रेजों के प्रति प्रज्वलित हो उठा। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आए। इंग्लैंड की रॉयल नेवी में बगावत उठी। अंग्रेजों की रॉयल एयरफोर्स और थल सेना के जवानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत में प्रबल विद्रोह कर दिया। चारों तरफ जय हिंद के नारे गूंजने लगे। भारतीय सैनिक क्रोधित होकर अंग्रेज सैनिकों को मारने पीटने लगे। इस प्रकार जब सभी हिंदुस्तानी सैनिक क्रोध से भर उठे तो अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत के अंदर अंग्रेजों की सेना में 40,000 अंग्रेजी सैनिक थे और 25 लाख भारतीय जवान थे। अंग्रेजों के लिए 25 लाख विद्रोही भारतीय सैनिकों पर काबू पाने के लिए इंग्लैंड से 4 लाख ब्रिटिश जवानों को बुलवाना भी असंभव था। अंग्रेज सरकार के पास विद्रोही भारतीय सैनिकों को सेना से निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब वह इन बागी भारतीय सिपाहियों के वेतन का खर्च नहीं उठाना चाहती थी। जब ब्रिटिश हुकूमत सेना की नौकरी से भारतीयों को निकालने लगी तो भारतीय सैनिकों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ उठा। छावनी के अंदर और बाहर भारतीय सैनिक पूर्णतः बगावत पर उतर आए। गुस्साए विद्रोही भारतीय सिपाही अंग्रेज सैनिकों व अफसरों को पकड़कर मारने लगे और उनके ठिकानों में आग लगाने लगे। सुभाष चंद्र बोस के प्रति भारतीय सैनिकों के मन में इतनी श्रद्धा आस्था थी कि वे भी सुभाष की तरह अंग्रेजों का डटकर विरोध और मुकाबला करने लगे। अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि हम भारत के अंदर यदि और ज्यादा दिन रुके तो ये गुस्साए भारतीय सैनिक हमारा बुरा हश्र करेंगे। विद्रोहात्मक परिस्थितियों को देखकर ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को आजादी देने का मन बना लिया। इस तरह अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नायक
सुभाष चंद्र बोस के व्यापक प्रभाव को देखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्रदान कर दी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों की नाक में दम कर डाला था और उनकी मृत्यु के बाद भारतीय विद्रोहात्मक हो उठे थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर जाना ही उचित समझा। स्वतंत्रता आंदोलन के उस महान शूरवीर को शत शत नमन, जिसके कारण भारत को अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी से आजादी प्राप्त हो सकी। जय हिंद नारे के रूप में सुभाष युगों युगों तक इस पृथ्वी पर अमर रहेंगे।